सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमने काम रोका था हम वहीं से काम को कंटिन्यू करते हैं सेशन नंबर 1 में। हम्म, वीडियो जनरेट हो चुकी है और मैं ट्राई जैसे डिसाइड हुआ था कि सेशन के दौरान ही इंशाल्लाह वीडियोस आप तक पहुंचती चली जाएंगी। मैं एक दफ़ा वीडियोस को टेस्ट कर लूं और तब तक आप बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेंगे। नॉर्मली जो हमें टाइम लगता है दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक, नॉर्मली हमें जो इतना टाइम लगता है दूसरों का इंतजार करने में, उतनी देर में हमें हमारी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर में आपसे आपकी अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। ठीक है जी। टुडे इज 7 जून और बच्चों अगर आप देख सकें तो शायद आपको लेक्चर्स, अच्छा मैं यहाँ पे अपलोडिंग पे लगा चुका हूँ जी। बेटा जैसी अपलोडिंग कंप्लीट होती है मैं आपसे कहूँगा लिंक को टेस्ट करने के लिए, और लिंक टेस्ट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, और जहाँ पे हमने चीज़ें रोकी थी हम वहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा बच्चों, पर्पसली मैंने आप सबके जो माइक्स हैं वो इस बार म्यूट नहीं किए। अगर आपको कोई सवाल है तो क्लास के पेस को बढ़ाने के लिए सवाल है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं बीच में। अच्छा यहाँ पर थे, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल के अंदर हमने ये जितनी भी अमाउंट थी वो हमने देख ली। उसके बाद इसको लिख दिया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालने का तरीका ये होता है कि जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है, जितना रेंट वसूल कर रहे हैं उनमें से जितनी डिडक्शंस आती हैं उन सबको आप माइनस कर दें। जो अमाउंट बनेगी उसको आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये वो इनकम है प्रॉपर्टी से जिस पे टैक्स लगना है। इससे जो रेंट वसूल किया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट बनेगी उसको आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहेंगे। अच्छा मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बात बताई थी कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस साल 2021 के अंदर दोनों पे टैक्स रेट एक जितना अप्लाई किया जाता है। इसलिए जब आपके पास कोई सवाल ऐसा है जिसके अंदर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दोनों साथ साथ दिए जाएं, तो आपके पास ऑप्शन है। चाहे तो आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे अलग से टैक्स लगा दें 29%, और फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस पे 29% लगा दें, जो अमाउंट बने दोनों को सम कर दें। या फिर ये करें कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करके उन पर एक ही दफा 29% लगा दें। दोनों सूरतों में आंसर एक जैसा रहेगा। अब मैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस पे लिख देता हूँ। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट की है, और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हमें सवाल में गिवन थी, और सवाल में अमाउंट थी 75056। ठीक है, दिस वाज द अमाउंट दैट इज 75 मिलियन। और अगर मैं देखूं तो इन दोनों को सम करके इसको मैं ये कह सकता हूँ टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनी। इस कंपनी की जो सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड है उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम ये बनती है। अच्छा इसमें से मैं विद होल्डिंग टैक्स जो मैंने एडवांस टैक्स है इसको माइनस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लूँ।
टैक्स पेबल एट द रेट 29%। आप ये टैक्सेबल एट द रेट 29% निकालने का तरीका ये होगा, जो भी हमारे पास अमाउंट बनी है उसका 29% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टैक्सेबल इनकम एट द रेट 29%। अब जहन ये कहता है कि इतनी हमारी इनकम हुई है 94 मिलियन, 94.6 मिलियन हुई है, इस पर 29% हिसाब से 27.4 मिलियन हमें टैक्स का दे देना चाहिए, लेकिन हमने एडवांस टैक्स जो हमने टेनेंट से वसूल किया था 15%, उसको भी यहाँ से माइनस किया जाएगा। और वो अमाउंट कैसे निकाली जाती है, इसका 15%, ये पुराना पुराना कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों को इसको माइनस करते हैं। और ये जो अमाउंट बन रही है हमारे पास, दैट इज टोटल टैक्स पेबल फॉर द ईयर। अगर इस कंपनी के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टैक्स इनकम। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है। किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जरूर पूछें। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ लें, अभी आप पूछ सकते हैं। आप सबके माइक जो हैं वो अनम्यूट हुए हुए। ये सोल्यूशन नीचे मौजूद है। सोल्यूशन का फॉर्मेट और हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन आंसर्स अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पे 20318225 आया है, 20313825, 20313825 अल्हम्दुलिल्लाह सब आंसर सेम है, बट ये सर मतलब फेयर शक्ल में। जी बोलिएगा। सर ये जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकाल के फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस को प्लस करना है, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, उसके क्योंकि बाद टैक्स पेबल हाँ, करना है। क्योंकि आज इस रीजन क्या है, आप माइक बंद करें, मैं रीजन बता देता हूँ। देखो, आप जब टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हो, जो भी आपका क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट आके ये कहता है कि मैंने कुल मिलाकर मैं यहाँ 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 और यहाँ से पैसे कमाता हूँ, तो उसकी जरूरी नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम एक ही हो, सैलरी ना हो, और चीजें भी हो सकती हैं। यहाँ पे सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस भी है, और प्लाजा है वो भी रेंट आउट किया है, वहां से भी पैसे आ रहे होते हैं इनके पास। तो हमने दोनों का मिलाकर कुल सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड को हुकूमत पाकिस्तान को कितना पैसा अदा करना है, तो हम इसकी टोटल अमाउंट पे बात कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, दोनों को प्लस करना क्यों जरूरी था? हम प्लस किए बगैर भी काम कर सकते थे। अब अगर मैं प्लस किए बगैर काम करूं तब भी हो सकते हैं आंसर तब भी सेम रहेंगे। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ कि एक ये वाला कॉलम इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ कि मैंने ये जो टैक्सेबल इनकम इसका 29% निकाला अलग से, और नीचे वाला है यानी कि ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे दोनों का टैक्स अमाउंट निकालने की कोशिश की है, इन दोनों की। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने इन दोनों की टैक्स अमाउंट निकालने की कोशिश की है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये है, उस पर 29% लगेगा, तो ये बनेगा ये टैक्स अमाउंट एट द रेट 29%। थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमें दिखता रहे। ठीक है जी, टैक्स एट द रेट 29%। अब देखें यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स इतना लगा 29%, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे ये जो 75 मिलियन है इस पे इतना टैक्स लगा। टोटल हमारे पास जो टैक्स की अमाउंट बनती है वो दिस प्लस दिस बनती है। और अगर इसको अगर आप मैच करें ये इसके साथ, ये देखिए दोनों मैच कर रही हैं, आपस में एक जैसी हैं। ये रहा टोटल टैक्सेबल, नहीं ये रहा
टैक्स पेबल एट द रेट 29%, यहाँ भी 27 मिलियन आ रहा है, 27.4 मिलियन, यहाँ भी 27.4 मिलियन। मैं आपको जो कह रहा था कि आप चाहें तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे अलग से 29% और इनकम फ्रॉम बिजनेस पे अलग से 29% लगाकर उन दोनों को सम कर लें, या फिर आप ये करें कि दोनों को क्लब करके, दोनों को सम करके उस पर एक 29% लगा दें, तब भी आंसर्स एक जैसे ही रहेंगे। तो सना, आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक। हम मैमूना मुश्ताक में ज्वाइन कर चुकी हैं, सद्दाम ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, फुरकान, आसिफ अली और मोहम्मद उमैर ने पहले सेशन में ज्वाइन किया था हमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम सवाल को, ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मैं एक चीज सोच रहा था बीच में ब्रेक में, वो मैं ये सोच रहा था, आप लोग जो टैक्स फाइलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी आप कोर्स पढ़ रहे हैं, फिर कोर्स कंप्लीट करेंगे, साल हमारा खत्म हो जाएगा, साल 2021, फिर उसके बाद हमारे पास जो टैक्स फाइलिंग का मौका मिलेगा आपको, वो बहुत रेयर है कि साल 2020 के लिए आपको टैक्स फाइलिंग करने का मौका मिले। कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसके पिछले 2 सालों का 3 सालों का पड़ा हुआ हो, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह के मसाइल हो जाते हैं कि अगर आपने 1 साल का 2 साल का पे नहीं किया हुआ और आप फाइलर भी हैं और आप पेनल्टी लग रही है, तो उस सूरत में जो भी टैक्स पेयर होता है वो कोशिश करता है किसी एक्सपर्ट के पास जाकर मैं टैक्स पे करवाऊँ, किसी न्यू कमर के पास ना जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास कोई ऐसा टैक्स क्लाइंट नहीं आने वाला जो पिछले सालों का टैक्स आपके पास लेकर आए और कैलकुलेशन करवाए आपसे। तो मैं वही सोच रहा था कि हम प्रैक्टिस करें साल 2020 के लिए, पिछले सालों के लिए, तो वो शायद हमारे लिए इतना यूजफुल ना रहे। हम अगले सालों के लिए, साल 2021 के लिए काम करते हैं मेजरली, और उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। एक सवाल आया, सर आवाज़ बहुत स्लो है। ठीक है बच्चे, मैं भी देखता हूँ आवाज़ का क्या इशू है। चलेंगे, अब आवाज़ कुछ बेहतर होगी आपकी, बेहतर होगी। यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा था बच्चों कि अब आपको जो पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया, तो साल 2020 के लिए भी काम करवाया, फिर साल 2021 के लिए भी काम करवाया। मुझे लगता है कि साल 2021 के लिए काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज जब आप लोग टैक्स फाइल कर रहे होंगे तब शायद साल 2021 भी आउटडेटेड हो चुका होगा, वक्त गुजर चुका होगा। तो इट इज़ गुड कि हम 21 पे फोकस करें, और आगे आने वाला जो नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट आने वाला रिवीजन जून 30 को आएगा, 30 तारीख को रिवीजन आ जाएगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आया हम उस पर फोकस करें, ना कि पुराने डॉक्यूमेंट पे फोकस करते रहें। ठीक, तो हम आगे बढ़ाते हैं इस काम को, और अब हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई सवाल आता है 2020 के लिए भी, तो हम 2020 का सवाल सॉल्व ना करें, उसके भी एयर को चेंज करके उसको 2021 के लिए सॉल्व करें, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो लेटेस्ट डेट्स के ऊपर या लेटेस्ट जो टैक्स कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज हैं उस पर ज़्यादा हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अच्छा जी, इसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, ये साल 2020 के लिए है। अगर ये साल 2020 के लिए तो हम इसको फिलहाल यहाँ स्किप करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, एक बात बता दूं, साल 2020 के अंदर चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। साल 2020 के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द फॉलोइंग, पहले जब पिछले साल के अंदर ये होता था, अगर आपको सैलरी का याद हो, तो हमने जो सैलरी के लिए पढ़ा है, तो उस पर टैक्स ब्रैकेट्स हुआ करते थे सैलरी के लिए, कि अगर आपका 66 लाख से कम सैलरी है तो आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, अगर 6 लाख से ज़्यादा बनते हैं तो सूरत में आपको सैलरी पे टैक्स देना होगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर भी टैक्स ब्रैकेट हुआ करते थे, कब? साल 2020 में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स ब्रैकेट नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो यहाँ पे ये कहा जाता है जो भी प्रॉपर्टी पे अमाउंट आती है स्ट्रेट 29% लगाओ और बात खत्म। ये पिछले साल की बात है, साल 2020 के लिए। मेरा ख्याल है इसको अभी याद रखने की या याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साल 2020 का है, हम साल 2021 की कैलकुलेशन को याद रखते हैं। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। Mr. Khan owns a property which has rent out for rupees 10,000 per month. The local authority has determined the rental value of the property as 144. अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, और मैं एक चैट पे क्वेश्चन आया, मैं वो ले लेता हूँ। सर, जब जून 30 के बाद चेंजेस आती हैं वो
कि कौन सी चीजों में आती हैं, आई मीन सर टैक्स। मोहम्मद इकबाल, आपका सवाल मैं जिस तरह से समझा हूँ वो ये है कि जून 30 को के बाद चेंजेस आती हैं, वो थोड़ा के चीजों में आती हैं। अच्छा जी, ऐसा है बच्चों, जो टैक्स की कैलकुलेशंस हैं कि किस पर 6% लगना है, किस पर 4% लगना है, किस पे क्या रेट अप्लाई होगा, ये सारी की सारी चेंजेस आती हैं। तो इसीलिए जब नया टैक्स डॉक्यूमेंट आता है तो जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं सबसे पहले वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसकी चेंजेस देखते हैं कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, ताकि जब अगले साल आप टैक्स फाइलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको याद हो वो सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए जब आप आयरिश के पोर्टल पे जाते हैं तो उस पर जगह जगह सेक्शंस गिवन है कि सेक्शन 15A, सेक्शन 18B, 18C में यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ताकि अगर टैक्स कंसल्टेंट ने वो डॉक्यूमेंट रेफर नहीं किया तो एटलीस्ट फाइलिंग करते हुए जब यहाँ पे अमाउंट फिल कर रहा हो तो एक दफा उसको क्लॉज को पढ़ ले कि कहीं पिछले साल से चेंज तो नहीं हुई, अगर चेंज हुई तो नहीं क्या कह रही है, ताकि वो टैक्स फाइलिंग सही तरीके से कर रहे। इसलिए जगह जगह क्लॉजेस लिखी होती हैं, सेक्शंस लिखे होते हैं, सब सेक्शंस के बारे में रेफरेंस दी जाती है। तो मोहम्मद इकबाल, आपका सवाल ये तो बेटा रेट में भी चेंजेस आती हैं और लॉ में भी चेंजेस, दोनों में चेंजेस आ सकती हैं। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 10 जो है, 9 हम कर चुके हैं, 10 का सॉल्व मैं नहीं बना रहा, 10 आपका क्विज है और मैं 10 के हवाले से आपसे सवाल पूछूंगा। मैं पहले 10 सब मिलके एक साथ पढ़ लेता हूँ, फिर 10 पे हम सवाल पूछेंगे। मिस्टर खान ओन्स अ प्रॉपर्टी, मिस्टर खान के पास एक प्रॉपर्टी है विच ही हैज रेंटेड आउट फॉर ₹10,000 पर मंथ, जो कि उन्होंने किराए पर दे दी है 10,000 रुपया महाने के ऊपर। द लोकल अथॉरिटी हैज डिटरमाइंड द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ₹1,44,000। जो लोकल अथॉरिटी है उसने कहा है कि आपकी एनुअल रेंटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1,44,000 रुपया सालाना होनी चाहिए। ही हैज नो अदर इनकम, और उसकी कोई दूसरी इनकम नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है आप, एक चैट पे क्वेश्चन आया, ठीक है कोई सवाल नहीं है। अच्छा बच्चों, मुझे बस आपसे सवाल ये पूछना है कि इस सवाल के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर 1 है, व्हाट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इस सवाल में मिस्टर खान की फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या होगी? जो आंसर देना चाहे पहले अपना हाथ खड़ा करे और फिर आंसर दे। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? एक आंसर मुझे मिल चुका है, फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या होगी। सद्दाम, मैं देखता हूँ कोई और आंसर नहीं करता तो फिर मैं आपका आंसर लेता हूँ। इस सवाल में फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी प्रॉपर्टी की? चलें सद्दाम आप ही आंसर कर दें। सही, यही क्या? ठीक है सद्दाम आंसर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है। शेयर मार्केट मैंने कंसीडर की जाएगी वो डिसाइडेड बाय वन ऑफ द कंडीशन बाय द लोकल अथॉरिटी, तो वही कंसीडर की जाएगी। हर वो मार्केट वैल्यू जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मुझे सद्दाम का आंसर मिल गया। सद्दाम के आंसर के मुताबिक फेयर मार्केट वैल्यू 1,44,000 होगा, जो लोकल अथॉरिटी डिक्लेयर करेंगी। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 1,44,000 होगी। मींस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके 1,20,000 पे बनता है, वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू 1,44,000 होगी। और RCT की जगह, यहाँ पर अगर सवाल को आगे सॉल्व करना होता तो RCT की जगह हम ऐसा नहीं करते कि ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके यहाँ पर ये अमाउंट नहीं लिखते, बल्कि हमें यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती 1,44,000। क्लियर है बच्चों? तो 1,44,000 ही हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है इस सवाल के अंदर। और अगर सोल्यूशन के लिए कहीं जाना हो सवाल में तो आप यही यूज करेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर 2 देखें। हाउ मच
tax will be payable by Mr. Khan for the tax year 2020. इसको 2020 ना करें, इसको 2021 कर दें, 2021 करते हैं, ठीक है। और मुझे बताएं कि इसका टैक्स जो है वो कितना अदा करना होगा। पार्टिसिपेंट में कोई आंसर देना चाहे? बस इस सवाल में बस यही बताया गया और कुछ नहीं। मोहम्मद फुरकान, अच्छा जी, और कोई आंसर देना चाहे? चले फुरकान को मौका देते हैं। फुरकान जी बताइएगा। सर इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ओहो, ये तो बड़ी बात कर दी। फुरकान ने कहा इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। आपका मैं माइक म्यूट कर रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं चाहूंगा आप में से कोई एक्सप्लेन करे कि फुरकान जो कह रहे हैं कि इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, वो सही कह रहे हैं या गलत। फुरकान के अलावा कोई और एक्सप्लेन करना चाहे कि ये कह रहे हैं कि इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, तो आप में से कोई इस पे एग्री या डिसएग्री करता हो? चले हम फुरकान को ही मौका देते हैं अपनी बात को मुकम्मल करने का। फुरकान कंप्लीट कीजिएगा, लॉजिक भी बता दें क्यों है। सर लॉजिक ये हो सकती है कि इनकी जो प्रॉपर्टी इनकम है वो 2 लाख से कम है। जब प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख से कम होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। शाबाश, गुड। अच्छा, सिर्फ 2 लाख से कम होना ही काफी है या कुछ और भी शराइत होती हैं इसके अलावा? सर मुझे तो यही पता है 2 लाख से कम। अच्छा ठीक है, चलो एक शर्त और होती है कि अगर प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख से कम है और जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसके पास अदर देन प्रॉपर्टी कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उस सूरत में एग्जेम्पशन मिलेगी और आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख से कम प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपका कोई बिजनेस है, कोई सैलरी है या कोई और आपकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से आपको कैपिटल गेन मिलता चला जा रहा है, तो उस सूरत में आपको टैक्स पे करना होगा। दोनों शर्तें, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेसिक का सवाल था। इलस्ट्रेशन नंबर 10 सोल्यूशन में देख लें। मिस्टर खान इज एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनकम लेस देन 2 लाख, सो नो टैक्स, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास जो एग्जाम में भी इसी तरह के सवाल आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरह के, छोटे छोटे भी। अच्छा, अब हम अभी याद रखिएगा हम इस वक्त सेक्शन 15 कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सवाल को सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में देखिएगा, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी का एक क्वेश्चन आ गया है। ये हम नेट से पहले कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी को दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं। मिस्टर साद रिसीव द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 13 बेसिक सैलरी। अगेन इनकी फिर इनकम फ्रॉम सैलरी वाले मामलात हैं, ये हम कर चुके हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 को भी छोड़ेंगे हम। हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। अच्छा जी, ये क्या है इनका? अच्छा, हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखते हैं। Mr. Imran Shehzad has recently constructed an office complex for the purpose of letting out. मिस्टर शहजाद ने अभी रिसेंटली एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया है इस पर्पस के लिए कि उसे किराए पर दे सकें। फॉर द टैक्स ईयर 2020, साल 2020। इस 2020 को मैं पर्पसली 2021 कर रहा हूं ताकि हम इसको नेक्स्ट टैक्स रेट पर सॉल्व कर सकें, ठीक है। जानबूझ के उसको 2021 के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद the following information has been provided to you for the computation of his income from property and tax liability thereon. आपने ये कंपटीशन करनी है नीचे दी गई इंफॉर्मेशन को लेकर कि इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगी और उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगा, इन सारे मामलात को देखते हुए। तो आप देखते हैं नीचे क्या बताया गया है। रेंट फॉर द ईयर 36 लाख, उनको पूरे साल में जो एनुअल रेंट मिलने वाला है वो 36 लाख मिलने वाला है। प्रॉपर्टी टैक्स पे टू कैंट बोर्ड लोकल अथॉरिटी है, इसको हमने 20,000 का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। लॉयर्स फी टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द लैंड 40,000 को लॉयर्स को दिए हैं। लॉयर्स फीस फॉर ड्राफ्टिंग डेड रेंट 10,000 दिए हमने। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस 80,000 है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी 74,000 है। देन रिपेयर
एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है ये 50,000 है, देन टैक्स विदहेल्ड ऑन प्रॉपर्टी दैट इज 5,30,000 है, और 5,30,000 मतलब क्रॉस वेरीफाई कर लूं क्या ये 15% बन भी रहा है या नहीं। पूरा 15% नहीं बन रहा, चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है जी, ये भी सवाल में कोई कमी रह गई है। ठीक है, कंपटीशन फॉर टैक्स। अच्छा अब बच्चों, अब वन बाय वन जाके हम इन हेड्स को देखेंगे और इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं सवाल को। सवाल करने का तरीका, लिखने का तरीका ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले सीखा था। That is question number 13. सही। अच्छा, कंपनी का नाम चेंज करेंगे, मिस्टर इमरान है, कंपनी नहीं है इनकी, मिस्टर इमरान शहजाद। टैक्स ईयर सवाल में गिवन है 2020, मैं जानबूझकर इस 2020 को 2021 कर रहा हूँ। क्या बच्चों ये बात सबको समझ में आ रही है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? बच्चों आपको ये समझ आ रही है कि हम 2020 को 2021 क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे। आसिफ अली, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बच्चा आपको मुझे बताएंगे कि ये मैंने साल 2000 सवाल में लिखा हुआ है साल 2020, मैंने साल 2021 कर दिया, तो क्या वजह है इसकी? सर इसकी वजह ये होगी जब हम टैक्स वो करेंगे ना सर, तो 2020 का तो ऑलरेडी हो चुका होगा, हमें तो आगे चलना पड़ेगा ना सर नए साल का, इस अच्छा वजह से सर। अच्छा, मैं बताता हूँ लॉजिक क्या। लॉजिक ये है कि मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो साल 2021 के लिए ही टैक्स फाइलिंग सिखाऊं, ताकि आप वही सीखें। 2020 का क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, आपके पास क्लाइंट आएगा 2021 का, 2022 का, 23 का, ये क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। तो इट इज गुड कि आप उन्हीं चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखें कि जो आपके पास टैक्स फाइलिंग के लिए चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और टैक्स ईयर एंडेड ऑन जून 30, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट रहेगा। सवाल में एक मिनट, मैं एक सवाल आया, जब हम टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो हमें 2021 के रूल्स वगैरह पता हो। जी सर, ऐसा ही है, यही रीज़न है। अच्छा, मेरा एक सवाल है और ये मुश्किल सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि ये मुश्किल सवाल सद्दाम आप आंसर करें इस सवाल को। सलाम वालेकुम सद्दाम, माइक अनम्यूट कीजिएगा। चलें, सद्दाम नहीं है मौजूद, हम एक काम करते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, जो भी आंसर करना चाहे उस इसका जवाब दे सके। मुझे ये बताएं, रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होने के लिए शर्त क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिक्लेयर होगा? रेसिडेंटल होने के लिए पाकिस्तान में 180 डेज होना चाहिए आई थिंक। सर आवाज आ रही है? ठीक है सर, मुझे आपका आंसर मिल गया। ठीक है जी, सद्दाम कंटिन्यू करें यहाँ से। मोहम्मद इकबाल, आप कंटिन्यू करें, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मोहम्मद इकबाल के माइक में इशू है। चलें, फुरकान आपको अगर आंसर देना चाहें तो आप दे दें। सर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल का फर्क ये हो सकता है कि सर जो आपने क्लास में बताया था कि रेजिडेंशियल वो होता है जो पाकिस्तान में शायद 195 टू 190 से ज़्यादा डेज स्पेंड करे, और नॉन रेजिडेंशियल वो होगा जो इससे कम डेज
स्पेंड करे या फिर वो इससे कम डेज स्पेंड करे पाकिस्तान में, तो वो नॉन रेजिडेंशियल हो। अच्छा जी, यहाँ पे अलग अलग डेट्स मेरे पास आ रही हैं, तो एक्चुअल डेज कौन से हैं? एक्चुअल डेट्स कैसे पता चलेंगे कि मुझे सच्ची मुच्ची वाले डेट्स क्या हैं? कुछ 183 क्या है? 183। चलें देखता हूँ, मैं अभी चेक कर लेते हैं। दैट इज 183 डेज। 183 डेज हैं जिनके लिए हमें काम करना है। यस सर, 183 डेज है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कंपटीशन फ्रॉम इनकम, ठीक है जी, आंसर्स मिलना शुरू हो गए मुझे सब। थैंक यू बच्चों। अच्छा अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालते हैं, इन सब चीज़ों को फिलहाल हटा देते हैं। शुरुआत करते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सवाल के अंदर रेंट चार्जेबल टू टैक्स गिवन है 3.6 मिलियन। देन प्रॉफिट, अच्छा उसके बाद हम चलेंगे डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है प्रॉपर्टी टैक्स पेड टू कैन, तो हम दैट इज लोकल टैक्स, और ये हमारे पास 20,000 है। इसके बाद लॉयर्स फी टू डिफेंड, टाइटल ऑफ लैंड, और दैट इज, अच्छा मुझे एक चीज और पूछ बताइएगा, कौन कौन से मैंने हेड्स बताए थे आपको ऐसे कि अगर वो सवाल में ना भी मौजूद हो तो उसे लाजमी हमें लगाना होता है, सवाल में सॉल्व करना होता है? कौन से 2 हेड्स मैंने बताए थे आप लोगों को? जी, कौन से ऐसे हेड्स हैं जो सवाल में मौजूद ना हो तब करेंगे? मोहम्मद इकबाल जी बताइए। बल्कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप सबसे माइक का कंट्रोल ले रहा हूँ, जिसको भी जवाब देना हो पहले हाथ रेस कीजिए ताकि मैं माइक को अनम्यूट करें। जी, कौन से मैंने हेड्स बताए थे अगर सवाल में मौजूद ना भी हो तो उसे रिडक्शन के अंदर लाजमी लेना होता है? जी जी, इकबाल आंसर कीजिएगा आप अपना जवाब। जी आंसर कीजिएगा। जी मोहम्मद इकबाल बताइए। मोहम्मद इकबाल आपका माइक का कंटिन्यूसली इशू है, इसलिए आपकी बात हम नहीं सुन पा रहे। सद्दाम आप आंसर कीजिए। सद्दाम सर रिपेयर, जी बताइए। सर मैसेज कर दिया सर, रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस और सर रिपेयर अलाउंस हमारे पास, और सर रिपेयर अलाउंस मैंने आपको मैसेज किया सर, और क्या नाम है सर, थोड़े म्युनिसिपल टैक्स। जी जी, कलेक्शन चार्जेस भी हैं, रिपेयर अलाउंस भी है। कलेक्शन चार्जेस ऑप्शनल रहते हैं, रिपेयर अलाउंस जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी लिया जाता है। और साथ ही साथ 15% विद होल्डिंग टैक्स जो है, 15% विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम एडवांस के सेक्शन में से माइनस करते हैं, वो भी लेना लाजमी है।
ठीक है जी। अच्छा, लॉयर्स अच्छा, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। जी मेमूना मुश्ताक, बहुत कॉमन सी बात है, लॉयर्स की डायरेक्शन में जाएगी। कलेक्शन चार्जेस, अब नीचे इसके एक्चुअल अमाउंट पेड, और साथ ही साथ हम, चूंकि हम इसको साल 2021 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको 4% इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे की है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस की, दैट इज 80,000। अब 4% ऑफ RCT देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज 1,44,000। तो उसमें से जो भी लोअर अमाउंट है, जो कि हमें दिख रही है 80,000, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। और इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी, और सवाल में इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया दैट इज 74,000। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस expenditure is 50,000। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के अंदर जो आपके पास एक्चुअल अमाउंट आती है आप वो रखते हैं, और RCT को 1/, ये जो अमाउंट आएगी आपने ये इस्तेमाल करनी है। RCT की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये अमाउंट है जो आपने इस्तेमाल करनी है। एक्चुअल जो अमाउंट आपके सवाल में थी रिपेयर मेंटेनेंस, दैट इज 50,000 इस्तेमाल नहीं करनी। देन टैक्स विद हेल्ड ऑन प्रॉपर्टी, इसको रोक के रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। और दिस उल्टा कर दिया, दिस माइनस दिस, और ये जो अमाउंट बनती है दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इस पे लगाया जाएगा टैक्स एट द रेट 29%। 29% हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम साल 2021 के लिए काम कर रहे हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय 29%, और इसमें से हम लेस करेंगे अच्छा बच्चों, हमारे पास एक मिनट से कम का टाइम रह गया, ये सेशन बीच में खत्म हो जाएगा, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ।
और सवाल में विद होल्डिंग टैक्स जो मौजूद है दैट इज 5,30,000। हम इस 5,30,000 को नहीं लेंगे, इस एक्चुअल अमाउंट को लेंगे, दैट इज 5,40,000। मैं 5,40,000 ले रहा हूँ।